लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। जब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम हमने रेजिस्टेंस रखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टर क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करती है और कुछ बातें। इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर एक वाटर पाइप और एक स्कूटर, वाटर पाइप को अगर हम एक नल के साथ में कनेक्ट करते हैं और उसमें प्रेशर देते हैं तो उस वाटर पाइप से कितना पानी फ्लो होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर पाइप नल का कितना है। और सेकेंड, और जब स्कूटर की स्पीड कितनी है वो डिपेंड करेगा कि स्केलेटर हम कितना ले रहे हैं। ये तो आधी कहानी है, किसको रुकावट कौन ऑफर करेगा। इसको देखने के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर एक सर्किट में बैटरी अगर कनेक्ट किया हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के वो प्रोपोर्शनल होगा। करंट जो होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब होता है सेम गुना से। जितनी गुना से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही गुना से हमारा करंट भी बढ़ेगा, और जितना गुना से हम वोल्टेज को कम करेंगे उतना ही गुना से हमारा करंट भी कम होगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक कंडक्टर है, इस टाइप का अगर कोई कंडक्टर है, उसमें अगर हम डिफरेंट वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो हमारा जो करंट का वैल्यू है वो भी डिफरेंट होने वाली है। अगर हम 1 यूनिट वोल्टेज को रखते हैं तो जो हमारा करंट है वो 3 यूनिट हो जाती है। अगर वोल्टेज को 2 यूनिट रखते हैं तो हमारा करंट 6 यूनिट हो जाती है। अगर हम वोल्टेज को 3 यूनिट रखते हैं करंट हमारा 9 यूनिट हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और प्रोपोर्शनली यानी कि सेम गुना से। जितनी गुना से फर्स्ट में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है, उतना ही सेकंड पॉइंट पे भी अगर हम जितना गुना से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उतना ही गुना से हमारा करंट भी बढ़ रहा है। यानी कि डिफरेंट अगर वोल्टेज हम अप्लाइड कर रहे हैं तो करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है सेम गुना से। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। ओम्स लॉ यही तो कहता है कि वोल्टेज जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ सकता है। तो हम ओम्स लॉ को दूसरा भी हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। सेकेंड केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को अगर हम 1 यूनिट रखते हैं तो जो हमारा करंट है 0.5 हो जाता है। अगर हम वोल्टेज को 2 यूनिट रखते हैं तो जो हमारा करंट 1 हो जाता है। अगर हम वोल्टेज को 3 रखते हैं तो हमारा करंट जो है 1.5 हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे जो वोल्टेज से करंट कम हो रही है, यानी कि आधे गुना से। अगर फर्स्ट केस में देख रहे हैं आधे गुना से कम हो रही है तो सेकंड केस में भी आधे गुना से कम हो रही है। अगर हम इसको भी अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। फर्स्ट केस के मुकाबले इसकी जो लाइन है वो थोड़ा तिरछा है, यानी कि θ1 जो है वो अधिक है θ2 से, मोर देन, जो एंगल इसका अधिक है θ2 से। तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल होगा वो अधिक होगा और एंगल कम होगा, कि 3 गुना से वोल्टेज बढ़ेगा, आधे गुना से हमारा वोल्टेज कम होगा। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसको समझने के लिए हम दो सिमिलर पाइप्स का उदाहरण लेते हैं। दोनों का लेंथ सेम है और दोनों का डायमीटर सेम है। फ़र्क बस इतना है कि दोनों में हम अगर पत्थर को डाल देते हैं, इसमें कम पत्थर और इसमें अधिक पत्थर डालते हैं, और दोनों को सेम प्रेशर वाले नल के साथ में अगर हम कनेक्ट करते हैं और सेम प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो इस केस में क्या होता है, सेकेंड पाइप में ये पानी को अधिक रुकाव ऑफर करेगा फर्स्ट के मुकाबले, क्योंकि इसमें अधिक पत्थर डाले हुए हैं। सेम उसी तरह से हमारे कंडक्टर्स में भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट जब फ्लो होती है उसमें तो हमारे पाइप में तो पत्थर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, बट कंडक्टर में ऐसा क्या है जो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। और हम रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं? तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कि कितना रुकावट ऑफर कर रहा है,
तो हमने देखा कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी के अगर हम साइन को हटाते हैं तो हमें एक इक्वालिटी और एक कांस्टेंट के साइन को से इसमें रिप्लेस करना होगा। यानी ये क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ कांस्टेंट है, अगर निकाल सकते हैं तो उस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वोल्टेज और करंट कितना है, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल जाता है। ये सिर्फ ओम्स लॉ का डिफिनेशन है। करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा V के, ना कि ये V इज इक्वल टू आई। अरे ये ओम्स लॉ का डिफिनेशन नहीं है, ये रेजिस्टेंस का डिफिनेशन है, जेनरिक डिफिनेशन है, ना कि ये ओम्स लॉ का डिफिनेशन है। ओम्स लॉ सिर्फ ये कहता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, यानी कि जो करंट होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा, और करंट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी हमारा कम होगा। जैसे कि हमने देखा पाइप के केस में कि पाइप में पत्थर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे कंडक्टर में क्या ऐसा है कि जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं करंट के रास्ते में। हम एक देख सकते हैं, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम उसमें करंट को अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। चूंकि कोई भी कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसमें और भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयंस होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब हम अप्लाइड करते हैं तो जो ये जो वो करंट जब अप्लाइड होता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है कि ये जब मूव करना शुरू होता है तो ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन के साथ में टकराना शुरू हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव आयन के साथ में टकराएगा तो ये सीधी डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। अगर वो सीधी डायरेक्शन में नहीं होगा तो ये करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि करंट को अपोज करने का कोशिश करेगा, स्पीड ब्रेकर लगाने का कोशिश करेगा। यानी कि कुछ देर तक ये क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव आयंस के साथ में टकराएंगे तो वहां पर एक हीट भी जनरेट हो सकती है। हीट जनरेट होगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी हमारा रेजिस्टेंस ऑफर वो क्या करेगा कि रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा करंट के रास्ते में। और भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, जैसे कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड्स करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर दो डिफरेंट अगर कंडक्टर्स हैं, जिसका अगर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम है, फॉर इसका एग्जांपल अगर हम पाइप के साथ में भी अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं तो अगर हम एक पाइप में सेम प्रेशर दोनों में अप्लाइड करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें पानी को बहाव के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट इसमें बहुत सारे रास्ते नहीं होने के कारण ये अधिक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसी तरह से कंडक्टर्स में भी ये जो करंट होगा हमारा फ्लो के उसके रास्ते में रुकावट अधिक खड़ी करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस अधिक ऑफर करेगा। उस सेम कंडक्टर के भी केस में क्या होगा, जब वहां से करंट फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस अधिक ऑफर करेगा मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुकाबले में। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके लेंथ पे भी डिपेंड करने वाली है। अगर हम लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं और लेंथ को कम करते हैं, तो अगर लेंथ को बढ़ाते हैं यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो होने के लिए बहुत समय लगने वाली है और बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों से इसको होकर के गुजरना पड़ेगा। तो यानी कि अगर कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में दोनों में देखते हैं। फर्स्ट केस में हमने देखा कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस जो हमारा अधिक होता है। सेकंड केस में था लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो अधिक होने वाली है, लेंथ को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम होने वाला है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए एक इक्वालिटी के साइन और एक कांस्टेंट के साइन में इसको कन्वर्ट करना होता है, तो ये इसको हटाने के लिए हमारे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर।
यानी कि मटेरियल, क्यों किस मटेरियल का बना हुआ है हमारा कंडक्टर, यानी कि रोहो और इक्वालिटी के साइन में हम इसको हटा सकते हैं। रोहो यहाँ पर रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल का वो रजिस्टिविटी है, यानी कि किसी भी कंडक्टर जो कि करंट के रास्ते में जो रुकावट लाती है वो कंडक्टर में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये है आज के हमारे वीडियो में, यानी कि जो रेजिस्टेंस जो ऑफर होने वाली है कंडक्टर में वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया आपको, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे डिपेंड करती है, और भी कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसकी मटेरियल्स पे भी डिपेंड करने वाली है।